वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा। मैं जयशंकर झा आप सबों के लिए 12 फरवरी को होने वाले अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ था बिजनेस स्टडीज़ और इंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि काफ़ी मददगार साबित हुआ आप लोगों के लिए, क्योंकि लगभग लगभग क्वेश्चन उन्हीं में से था। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाहर से पूछा गया था। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ था और आप लोग बहुत सही बना के आए भी थे। तो आज मैं अकाउंटेंसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं पूरे बुक से जो जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता था, सबको मैंने शामिल किया है। तो अगर आप पूरे के पूरे वीडियो देख लेते हैं, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको होने वाले एग्ज़ाम में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव लाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सभी प्रश्न इन्हीं में से आएगा। तो बिना वीडियो को आगे किए हुए, बिना बढ़ाए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा ध्यान से, और इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चनों को प्रत्येक टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँगा, कुछ क्लेरिफिकेशन करता ही जाऊँगा, ताकि आप लोगों को थ्योरी अगर लिखना चाहेंगे, अगर थ्योरी लिखेंगे तो उनमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उनमें से कुछ का ही आंसर देना होता है। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना होगा। 2 नंबर वाले 30 प्रश्नों में से किसी 15 का ही उत्तर देना होगा। दीर्घ उत्तरीय में 8 प्रश्न में से किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो काफ़ी ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट्स के पास, इसीलिए गलतियों की संभावना कम हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर दें, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं मुझे। तो आइए देखते हैं कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चैप्टर है गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है अलाभकारी संस्था के स्थापना का उद्देश्य होता है। तो अलाभकारी संस्था के स्थापना का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ न कमाना। उद्देश्य क्या होता है? तो अपने सदस्य एवं समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करना। अलाभकारी संस्था की स्थापना का उद्देश्य होता है लाभ न कमाना और अपने सदस्यों एवं समाजों को एक निश्चित सेवा प्रदान करना। दूसरा प्रश्न है अलाभकारी संस्था का उदाहरण है। तो अलाभकारी संस्था का उदाहरण है शैक्षणिक संस्थान। इसमें स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि को शामिल किया जाता है। खेलकूद क्लब, व्यायामशाला होता है, हॉस्पिटल, धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थान। तो ये सब जो है ना अलाभकारी संस्था का उदाहरण है। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन अलाभकारी संस्था है? तो ध्यान से देखिएगा और आसानी से आंसर दे दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है अलाभकारी संस्था के आय का मुख्य स्रोत होता है। तो अलाभकारी संस्था के आय का जो मेन सोर्स होता है वो होता है चंदा, सब्सक्रिप्शन, जो कि सदस्य के द्वारा दिया जाता है, दान, जनता या उस इलाके के क्षेत्र बड़े बड़े धनवान लोग दान देते हैं। और तीसरा होता है अनुदान, ग्रांट्स, जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है। चौथा प्रश्न अलाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। तो अलाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, आयव्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट को शामिल किया जाता है। लाभकारी संस्था में व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा को शामिल किया जाता है। और अलाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आयव्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता। यह खाता रोकर बही का सारांश है। यह खाता प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकर बही का सारांश है। प्राप्त रोकर को
एवं भुगतानों को ही दिखाया जाता है। इसीलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता को रोकड़ बही का सारांश कहा जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। इसमें किसी भी वर्ष से किसी भी वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों एवं भुगतानों को दिखाया जाता है। आय व्यय खाता नाम मात्र खाता है। आय व्यय खाता नाम मात्र खाता है। इसको उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। इसे उपार्जन आधार पर बनाया जाता है, यानी कि एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। इसमें सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित आय एवं व्यय को ही दिखाया जाता है। इसमें प्रीवियस ईयर और फॉलोइंग ईयर्स के किसी भी लेन देन को नहीं दिखाया जाता है। इसमें सिर्फ आयगत मदें ही दिखाया जाता है। पूंजीगत मदें को आय व्यय खाता में नहीं दिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अलाभकारी संस्था के अधिकांश लेन देन होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजनल है। अलाभकारी संस्था के अधिकांश लेन देन होते हैं, तो अधिकांश लेन देन होते हैं नगद। अलाभकारी संस्था के अधिकांश लेन देन होते हैं नगद, और लेन देन उधार भी होता है और नगद भी होता है, लेकिन अधिकांश लेन देन जो होता है वो होता है नगद। अगला प्रश्न है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ पद्धति पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या दिखाता है, क्या प्रकट करता है। तो रोकड़ का अंतिम कोष प्रकट करता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ का अंतिम कोष प्रकट करता है। अगला प्रश्न आय व्यय खाता दिखाता है। तो आय व्यय खाता अधिक या कमी, सरप्लस और डिसिट दिखाता है। अगला प्रश्न, वसीयत को मानना चाहिए। तो वसीयत लेगेसी को दायित्व मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत प्राप्ति होता है और इसे आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानदेय। मानदेय को आयगत व्यय माना जाता है। मानदेय ऑनरेरियम को आयगत व्यय माना जाता है। अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्था में दायित्व पर संपत्ति का अधिक कहलाता है। गैर व्यापारिक संस्था में दायित्व पर यानी कि लायबिलिटीज के ऊपर में एसेस्ट का अधिक, यानी कि एक्सेस ऑफ एसेस्ट ओवर लायबिलिटीज कहलाता है पूंजी निधि या कोष, कैपिटल फंड कहा जाता है। कैपिटल फंड निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। अगला प्रश्न है, आय पर व्यय की अधिकता। आय पर व्यय की अधिकता, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो कमी होता है आय व्यय खाता में से प्राप्त होता है डिसिट। और अगला है, व्यय पर आय की अधिकता, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अधिक कहलाता है, यानी कि सरप्लस। अगला प्रश्न है 16वां, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जनरली डेबिट शेष दिखाता है। 17वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बकाया चंदा यानी कि आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एसेस्ट होता है, और ये बकाया आय यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम जो होता है या एक्रूड इनकम जो होता है वो संपत्ति होता है। अगला प्रश्न, अग्रिम खर्च, एडवांस एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस ऐसा खर्चा जो खर्चा होने से पहले भुगतान कर दिया जाता है, इसको संपत्ति माना जाता है, एसेस्ट में दिखाया जाता है। अगला इस साइड देखिए, लायबिलिटीज अग्रिम चंदा यानी कि एडवांस जो चंदा आ जाता है उसको हम लायबिलिटीज मानते हैं। अग्रिम आय यानी कि एडवांस इनकम जो हम ले लेते हैं उसको हम लायबिलिटीज मानते हैं। बकाया खर्च, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो देय योग्य हो गया लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, ये लायबिलिटीज होता है। 18वां प्रश्न है, आय व्यय खाता में लिखा जाता है। तो आय व्यय खाता में चालू वर्ष से संबंधित सभी आयगत आय एवं व्यय को ही दिखाया जाता है। चालू वर्ष से संबंधित सभी आयगत आय एवं व्यय को, चाहे वह प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो, उपार्जन के आधार पर बनाया जाता है। तो चालू वर्ष से संबंधित सभी आयगत आय एवं व्यय को आय व्यय खाता में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो आय व्यय खाता उपार्जन के आधार पर एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजी कोष की गणना की जाती है। तो पूंजी कोष की गणना की जाती है एसेस्ट में से लायबिलिटीज को घटाकर। अगला प्रश्न, विशिष्ट दान है। तो पूंजीगत प्राप्ति, डोनेशन जो होता है स्पेशल और जनरल डोनेशन जो होता है जिसका यूज हम किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, तो जनरल डोनेशन होता है आयगत प्राप्ति होता है, और किसी स्पेशल काम के लिए जो दान मिलता है उसको पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं।
अगला प्रश्न है, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है? तो मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता था उसका डिस्कशन हो चुका है। तो आइए देखते हैं अगला चैप्टर, साझेदारी फर्मों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इसका पहला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले तत्व हैं। तो साझेदारी संलेख के अभाव में जो बातें लागू होता है वो है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात है, लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा। तो जब साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर होगा। साझेदारी संलेख बनाना आवश्यक है। बनाने से क्या होता है, तो किसी भी तरह के विवाद जो फर्म में उत्पन्न होते हैं उस विवाद को संलेख के द्वारा समाधान कर लिया जाता है। लेकिन यह साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है, साझेदार के इच्छा पर निर्भर करता है जो बनाए या न बनाए, लेकिन बना लेना आवश्यक है ताकि किसी भी विवाद से बचा जा सके। तो अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। अगला टॉपिक है इसमें, पूंजी पर ब्याज वेतन कमीशन। तो पूंजी पर ब्याज वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा कि अगर संलेख का अभाव है तो पूंजी पर ब्याज वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगला टॉपिक है, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की दर। अगर पार्टनर के द्वारा अग्रिम राशि या अतिरिक्त पूंजी दिया गया है तो उस पर ब्याज उन्हें मिल सकता है, लेकिन वो भी 6% के दर से। साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज, अगर साझेदार ने भी फर्म को ऋण दिया हुआ है तो भी 6% की दर से ब्याज उन्हें मिलेगा। अगला टॉपिक है, जो साझेदार के आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। जिस प्रकार साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा उसी प्रकार अगर साझेदार फर्म से आहरण करता है पैसा तो उन्हें ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो 50 इसका राइट आंसर होगा, और न्यूनतम अगर पूछेगा 2 होगा। साझेदारी की विशेषता भी होता है जो कम से कम 2 साझेदार हों, तो कम से कम 2 और अधिकतम 50। अगला प्रश्न है, चालू खाता है। तो चालू खाता व्यक्तिगत खाता है। अगला प्रश्न है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। तो प्रारंभ की पूंजी पर साझेदार की प्रारंभ की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, साझेदारी समझौता हो सकता है। तो साझेदारी समझौता मौखिक या लिखित दोनों में से कोई हो सकता है। अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख बनाना है। तो साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है। सातवां प्रश्न है, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। जब आहरण का समय न दिया हुआ हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है 6 माह के लिए। अगर लगातार प्रत्येक महीना माह के प्रारंभ में आहरण कर रहा हो तो 6.5 महीना का ब्याज, अगर प्रत्येक महीना माह के मध्य में आहरण हो रहा हो तो 6 महीना का, और जब वर्ष के प्रत्येक महीना के अंत में आहरण हो रहा हो तो 5.5 महीना का ब्याज लगेगा आहरण पर। अगला टॉपिक है, साझेदारी की विशेषता है। तो साझेदारी की विशेषता है समझौता, लाभ विभाजन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति और सीमित दायित्व, यह सब साझेदारी की विशेषता है। अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है, साझेदारों की चालू खाता का शेष होता है। तो साझेदारों की चालू खाता का शेष डेबिट तथा क्रेडिट दोनों हो सकता है, और पूंजी खाता का शेष, अगर पूंजी अस्थायी है तो पूंजी खाता और चालू खाता बनाया जाता है। तो इस स्थिति में पूंजी खाता का शेष कुछ परिस्थितियों को छोड़कर क्रेडिट शेष ही होता है, लेकिन साझेदारों की चालू खाता का शेष डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक है, ख्याति। ख्याति गुडविल। ख्याति है तो ख्याति अमूर्त संपत्ति है, ख्याति मूल्यवान है और अस्थायी संपत्ति है। ख्याति अमूर्त संपत्ति है, ज्यादातर यही पूछा है, ख्याति है आंसर होगा उसका अमूर्त संपत्ति, लेकिन ध्यान रखिएगा ख्याति अस्थायी संपत्ति है और मूल्यवान है। अगला प्रश्न है, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है यानी कि फिक्टिशियस नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है, उसे क्या कहेंगे? तो ख्याति होता है। अगला प्रश्न है, अधिलाभ का अर्थ। तो अधिलाभ का अर्थ होता है सामान्य लाभ से अधिक लाभ। अधिलाभ का अर्थ होता है सामान्य लाभ से अधिक लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ को घटा देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो होगा अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। अगला प्रश्न है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को गुडविल कहा जाता है। अगला
चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। इसका पहला प्रश्न है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। तो अलिखित संपत्ति है, अनरिटेन एसेट का जब लेखा किया जाएगा तो वर्तमान साझेदार को लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है संपत्तियों एवं दायित्वों का उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। तो पुनः मूल्यांकित रीवैल्यूड जो मूल्य जो होता है एसेट का लायबिलिटी उसको दिखाया जाता है न्यू बैलेंस शीट में, नए आर्थिक चिट्ठा में। अगला प्रश्न है पुनर्मूल्यांकन खाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट। वह खाता जिसमें लाभ और हानि हो वह नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। वसूली खाता नॉमिनल अकाउंट है। अगला प्रश्न है त्याग अनुपात बराबर होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगला प्रश्न लाभ प्राप्ति अनुपात। तो लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगला प्रश्न पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारी के पुनर्गठन पर बनाया जाता है। साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है? तो प्रवेश पर, अवकाश ग्रहण करने पर, मृत्यु होने पर और लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर, इन सभी दशाओं में साझेदारी का पुनर्गठन होता है। अगला चैप्टर है साझेदार का प्रवेश। तो इसका पहला प्रश्न है एक नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो न्यू पार्टनर के द्वारा जो ख्याति की राशि लाई जाती है उसको बोलते हैं प्रीमियम। न्यू पार्टनर्स के द्वारा, नया साझेदार के द्वारा जो गुडविल की राशि लाई जाती है उसको हम बोलते हैं नगद में, उसको बोलते हैं प्रीमियम। और इस राशि को, इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के द्वारा त्याग अनुपात में बांटा जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो में। अगला प्रश्न है यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाता या कोई भी संचय हो तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। तो एडमिशन के समय अगर फॉर्म में लाभ हानि का शेष या कोई भी रिजर्व हो तो उसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। अगला प्रश्न है नए साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। तो न्यू पार्टनर के द्वारा गुडविल राशि क्यों दी जाती है? तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए। अगला प्रश्न है त्याग अनुपात निकाला जाता है। तो त्याग अनुपात साझेदार के प्रवेश के समय निकाला जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो निकाला जाता है साझेदार के प्रवेश के समय। अगला प्रश्न है एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। तो संपत्तियों के मूल्य में कमी होगा तो इससे लॉस होगा, उसे लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता में डेबिट किया जाएगा। अगला प्रश्न पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि का वहन करते हैं। तो रिवैल्यूएशन पे लॉस या प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर के द्वारा पुराने अनुपात में, पुराने साझेदार के द्वारा पुराने अनुपात में लाभ हानि को वहन किया जाता है। अगला चैप्टर है साझेदार का अवकाश ग्रहण। पहला प्रश्न है लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है साझेदार के अवकाश एवं मृत्यु के समय, क्योंकि गेनिंग रेशियो में ही पुराने या वर्तमान या शेष साझेदार के द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार को ख्याति दी जाती है, इसीलिए लाभ प्राप्ति अनुपात अवकाश ग्रहण के समय या मृत्यु के समय निकाला जाता है। दूसरा प्रश्न है पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक, यानी कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड क्या कहलाएगा? तो लाभ होगा। ठीक इसके विपरीत अगर नाम पक्ष का योग जमा पक्ष पर अधिक हो जाएगा तो हानि हो जाएगा, और इस हानि को सभी साझेदारों के द्वारा, वर्तमान सभी साझेदारों के द्वारा पुराने अनुपात में बांट लिया जाता है। अगला प्रश्न संचय और संचित लाभ का हस्तांतरण किया जाता है। तो संचय और संचित लाभ का हस्तांतरण साझेदारों के पूंजी खातों में बांटा जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। तो सभी साझेदारों के द्वारा पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हानि होता है उसको सभी साझेदारों के द्वारा बांट लिया जाता है। पांचवा प्रश्न है मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान किया जाता है। तो मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारी एक्सिक्यूटर को पेमेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर
ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है? तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के। अगला चैप्टर है साझेदार की मृत्यु। मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा, तो 6% वार्षिक की दर से। साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता है, तो यह होगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। 8वां चैप्टर है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इससे लगभग 40-50 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे ही। काफी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, इन चैप्टरों से काफी क्वेश्चन आने वाला है। पहला प्रश्न है साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है, तो बहुमत के आधार पर। अगर सभी साझेदारों का मत है जो फर्म को समाप्त कर दें, विघटन कर दें, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा प्रश्न है जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है, तो दर्शाएंगे गैर अभिलेखित यानी कि अनरिटन लायबिलिटी, तो इसको वसूली खातों के नाम पक्ष में दिखाया जाता है। तीसरा प्रश्न है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है, तो वसूली खाते में फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया है, तो वसूली खाता में। अगला प्रश्न है वसूली खाता है, तो वसूली खाता नाम मात्र खाता है। 5वां प्रश्न है वसूली व्ययों को वसूली खाता के किस भाग में दिखाया जाता है, तो वसूली व्ययों को वसूली खाता के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस को वसूली खाते के डेबिट भाग में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाता है, तो साझेदारों के ऋण खातों में इसको हस्तांतरित किया जाता है, वहां से डायरेक्ट पेमेंट होता है। पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, उन्हें डायरेक्टली पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके उनका भुगतान कर दिया जाता है। तो फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाता है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में। 7वां प्रश्न है फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों अलिखित अनरिटन एसेट से वसूली राशि को दिखाया जाता है, तो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष वसूली खाते में दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है फर्म के विघटन के समय संपत्तियों को पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते किस पक्ष में, तो जब फर्म का विघटन होता है तो सभी संपत्तियों एवं दायित्वों के खातों को बंद कर दिया जाता है, तो सभी संपत्तियों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है और सभी दायित्वों को आउटसाइड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया, तो सबसे अंत में रोकड़ या बैंक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाया जाता है। फर्म के समापन पर सबसे अंत में रोकड़ या बैंक अकाउंट यानी कि कैश बैंक अकाउंट बनाया जाता है। 10वां प्रश्न है फर्म के विघटन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, तो फर्म के विघटन पर होने वाले व्यय को वसूली व्यय कहा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। 10वां प्रश्न है फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। साझेदारों को फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों के क्रेडिट शेष को भुगतान किया जाता है साझेदारों को। 12वां प्रश्न है फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते के बंद किए जाते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खातों को बंद किया जाता है रोकड़ या बैंक खातों के माध्यम से। अगला प्रश्न है इस यह रहा अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये रहा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है पूंजी का प्रकार। पूंजी दो प्रकार की, अस्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अस्थायी पूंजी की दशा में दो पूंजी खाता बने, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता, और परिवर्तनशील पूंजी की दशा में एक ही बनाया जाता है पूंजी खाता। दूसरा प्रश्न है साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी रहती है। जब पूंजी अस्थायी होता है तो चालू खाता बनाया जाता है। तो चालू खाता कब बनाया जाता है, तो अस्थायी आधार पर जब पूंजी अस्थायी होता है। अगला टॉपिक है लाभ का नियोजन है। तो लाभ का नियोजन है पूंजी पर ब्याज,
आहरण पर ब्याज, साझेदारों को वेतन एवं कमीशन, ये सब लाभ का नियोजन है। यह सब तभी दिया जाएगा जब लाभ होगा। साझेदारों के आहरण पर ब्याज तो व्यवसायी के लिए लाभ, साझेदारों के आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा व्यवसायी के लिए प्रॉफिट। 5वां प्रश्न है साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। तो साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन। यह पार्ट ए है, इसमें कंपनी से पहले के सभी चैप्टरों का डिस्कशन किया गया है। पार्ट बी भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आप पार्ट ए देख लीजिए और पार्ट बी का इंतजार कीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और बहुत जल्द मैं इसे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। तो आइए देखते हैं लाभ का नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि पीएल एडजस्टमेंट या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारा के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारा के लिए। अगला प्रश्न है न्यायालय द्वारा फर्म का समापन कहलाता है। तो न्यायालय द्वारा फर्म का समापन अनिवार्य समापन कहलाता है जब फर्म के सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है, या फर्म अवैधानिक हो जाता है जिसका चलना वैधानिक नहीं है, इलीगल हो जाता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। तो ये रहा पार्ट ए से सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो इन्हें देख लीजिए ठीक से, एग्जाम में कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। और पार्ट बी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही अपलोड करने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।